तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। A plate of thickness T made of a material of refractive index mu is placed in front of one of the slits in a double slit experiment. तो ये मॉडिफाइड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। तो YDSE आपको याद आना चाहिए। पूरा सुनना, पूरी बातें सुनना, पूरा वीडियो देखना, तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे इस टॉपिक में। आधा अधूरा मत देखना, पूरा देखना। ये मत सोचना कि मैं तो नीट दे रहा हूं तो मुझे क्यों ये सॉल्व करना है SC वर्मा, ऐसा मत सोचना। क्योंकि एक किसी बड़े क्वेश्चन के बेसिस पर आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकते हो। मतलब इक्विवेलेंट है एक कोई इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना और उसकी जगह 50 इधर उधर के क्वेश्चंस करना, इक्विवेलेंट है। तो उन 50 क्वेश्चंस को करने की जगह 5-7 मिनट आप इस पर यदि डिवोट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो एक प्लेट है जिसकी थिकनेस है T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और इसको किसी एक स्लिट के सामने रख दिया है। तो ये YDSE का सेटअप, ये दोनों स्लिट्स, ये दोनों हैं इंटरफेयरिंग वेव्स। और किया क्या है, किसी एक स्लिट के सामने या फिर किसी एक बीम के रास्ते में म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और T थिकनेस वाली एक प्लेट रख दी है या स्लैब रख दी है। तो इसकी एब्सेंस में क्या होता है आपको मालूम होगा। यदि यह नहीं होती तो इन स्लिट से आने वाली जो लाइट यहाँ होती सेंटर ऑफ द स्क्रीन, तो सेंटर ऑफ स्क्रीन पर क्या बनता, तो वहां बनता मैक्सिमा। उसको कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पर बनेगा। या कभी कभी उसको कहते हैं जीरोथ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, उसको कहते हैं जीरोथ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। मतलब यहाँ पर क्या बनेगी, जीरोथ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर। फिर यहाँ क्या होगा, अभी इसको मत देखना, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम। फिर उसके पड़ोस में क्या बनेगा, उसके साइड में, उसके ऊपर बनेगा फर्स्ट ऑर्डर डार्क मतलब मिनिमा। फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा ब्राइट। ये इसके करस्पॉन्डिंग नहीं है, ये फिगर जो बनाया मैंने इंटेंसिटी का। तो ये D1 फिर B1, इसी तरह नीचे क्या होगा, नीचे होगा D1, फिर आएगा B1 एंड सो ऑन। इस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। इसकी एब्सेंस में यहाँ बनता है सेंट्रल मैक्सिमम। फिर उसके बगल में अगला क्या बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर डार्क, फिर फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट, फिर सेकेंड ऑर्डर डार्क एंड सो ऑन। तो ऊपर भी और नीचे भी इस तरह का पैटर्न हमको दिखाई देता है। अब इस स्लैब के रखने से क्या होगा, इस स्लैब के रखने से क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न में आ जाएगा शिफ्ट, उसमें आ जाएगा शिफ्ट। तो आप ऑप्टिकल पाथ में चेंज का फॉर्मूला इसी क्वेश्चन में डिराइव करने को बोला है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और शिफ्ट का फॉर्मूला उसी को आगे सॉल्व करके आता है, तो वो आप ना भी करें तो कम से कम इसे याद रखें कि शिफ्ट कितना होता है, बीटा इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन लैम्बडा। बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और याद रखें, वो ये कि ऐसी किसी स्लैब को रखने से शिफ्ट तो आता है पर फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होती। मतलब फ्रिंज विड्थ इसके होने या नहीं होने पर डिपेंड नहीं करती, वो तो डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, और सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स विच इज स्मॉल डी। वो तो इन पर डिपेंड करती है, इसके होने नहीं होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फ्रिंज विड्थ है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और ये है चेंज इन ऑप्टिकल पाथ। ऐसे इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो, फ्रिंज विड्थ इनटू चेंज इन ऑप्टिकल पाथ अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ये आता है शिफ्ट। और यदि अपर बीम 1 के रास्ते में इसको रखेंगे या स्लिट 1 के सामने रखेंगे तो शिफ्ट आता है ऊपर, और नीचे वाले के रास्ते में रखेंगे तो शिफ्ट आएगा नीचे। ये भी याद रखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फाइंड द चेंज इन ऑप्टिकल पाथ ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेट। तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा आपसे इजीली। क्या चाहिए हमको, चेंज इन ऑप्टिकल पाथ। तो पहले समझते हैं ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। तो यदि मैं आपसे पूछता हूं कि इस स्लैब को लाइट को पास होने में कितना समय लगता है, तो समय के लिए क्या करोगे आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला तो क्वेश्चन यही अपने आप से पूछना कि इसमें स्पीड कितनी होगी लाइट की। लाइट की स्पीड होगी v इज इक्वल टू क्या होगा, c बाय म्यू। पहले तो यही याद आना चाहिए। किसी भी मीडियम में स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आ गया v।
और फिर यदि पूछेंगे टाइम कितना लग रहा है इसको चलने में, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस कितना कवर किया इसने t अपॉन स्पीड कितनी है c बाय म्यू, तो ये हो जाएगा म्यू t बाय c, ये टाइम लगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो ऐसे जा रही है तिरछी, तो तिरछी विरछी नहीं है ये, आपको पता होगा कि ये स्क्रीन बहुत दूर होता है, ये लगभग इससे कैसा पास होगा, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया वो कितना है, स्मॉल t, और उसमें स्पीड कितनी है, c बाय म्यू, तो t अपॉन c बाय म्यू किया तो म्यू t अपॉन c आ गया, तो ये हो गया टाइम। तो इसमें स्पीड कितनी पहले पूछना अपने आप से, स्पीड कितनी c बाय म्यू, और टाइम कितना लगा, म्यू टी अपॉन सी। अब इतने समय में, इतने ही समय में यदि लाइट को मौका मिले वैक्यूम या एयर में चलने का, तो कितना कवर करेगी डिस्टेंस, उसी को कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, ये वाला टाइम, ये वाला लेना है टाइम, और स्पीड को किसकी लेनी है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड यानी c, स्पीड इंटू टाइम म्यू टी अपॉन सी। तो ये मिल गया हमको ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला। ऑप्टिकल पाथ कितना होता है, म्यू टी, म्यू टी मतलब इसमें टी चलना मीडियम में, ये इक्विवेलेंट है वैक्यूम में म्यू टी चलना, इसको कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो चेंज इन ऑप्टिकल पाथ कितना हुआ, चेंज इन ऑप्टिकल पाथ, तो जैसा मैंने अभी कहा आपसे, चेंज इन ऑप्टिकल पाथ, तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि कितना था वो, ये यदि नहीं होता स्लैब तो ये डिस्टेंस कितनी होती टी, और इसके होने पर वो कितनी हो गई है, म्यू टी, यानी बढ़ गई है। यानी चेंज इन ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, वो हो जाएगा म्यू टी माइनस टी, यानी म्यू माइनस 1 इंटू टी। दिस इज चेंज इन ऑप्टिकल पाथ। तो ये पार्ट ए का आंसर हुआ। फिर सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस टी विच विल मेक द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न जीरो। हम ये चाहते हैं कि यहां पर डार्क बन जाए इंस्टेड ऑफ ब्राइट, तो हमको इंटरफेरेंस पैटर्न को खिसकाना है। कितना खिसकाना है, मिनिमम थिकनेस क्योंकि चाहिए हमको, तो इस पर ध्यान दें, शिफ्ट होती है ये। अब लैम्डा तो बदलेगा नहीं, वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, बीटा भी नहीं बदलेगा, म्यू मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी नहीं, इसको आप बदल सकते हो थिकनेस को, और थिकनेस कम चाहिए यानी शिफ्ट कम चाहिए, कम से कम शिफ्ट हो, और यहां पर क्या बन जाए, डार्क। उसके लिए आपको इस डार्क को इधर खिसकाना पड़ेगा, मतलब इतना आपको शिफ्टिंग करना पड़ेगा। ये जो नीचे वाला डार्क है, यहाँ पहले क्या था ब्राइट, नीचे क्या था डार्क, ये डार्क इधर आ जाए बस। और दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की सेपरेशन क्या होती है, बीटा फ्रिंज विड्थ, और एक ब्राइट और कंसेक्यूटिव डार्क, इनके बीच कितनी सेपरेशन होगी, ये होगी बीटा बाय 2। तो ये थियोरेटिकली आपको पता लग गया कि इसको कितना खिसकाना है, बीटा बाई 2 से खिसकाना है, और उसके लिए थिकनेस जो मिनिमम है वो कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो बस आ गया आंसर आपका, इजी है। तो ज्यादा सोच रहा है, करना कम है, और पूरा वीडियो देखना है। सिर्फ सामने सामने का थोड़ा बहुत देखकर कोई फायदा नहीं होगा, उससे अच्छा नहीं देखना। और यदि ऐसा लगता है कि इसमें क्या खास बात है, तो इसमें खास बात यदि लगती है तो इसको खुद होके सॉल्व करना चाहिए, और फिर आपको कुछ जजमेंट देना चाहिए। खुद करके देखो, नहीं बनता है तो इससे देखो, फिर वीडियो बंद करो और फिर खुद करो, तब समझ में आ जाएगा। तो शिफ्ट कितना, शिफ्ट है बीटा म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन लैम्बडा, ये आया क्या, शिफ्ट। और शिफ्ट हम कितना चाहते हैं, बीटा बाई 2 आ गया आपका आंसर। बीटा कैंसिल आउट हो गया, टी मिनिमम कितना आ गया, तो मिनिमम थिकनेस हो जाएगी, इसे ये चाहिए आपको, ये बीटा तो कैंसिल आउट हुआ, तो लैम्बडा अपॉन 2 म्यू माइनस 1। इस थिकनेस का यदि वो प्लेट रख देंगे या स्लैब रख देंगे तो मिनिमम शिफ्ट आएगा, यहाँ ब्राइट की जगह बनने लगेगा डार्क। उसके अलावा जरूरी नहीं है कि आप अपर बीम में ही रखो, आप नीचे वाले बीम के रास्ते में इसको रखोगे तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो अभी कहाँ शिफ्ट हुआ था ऊपर, वो कहाँ हो जाएगा, नीचे। मतलब यहाँ ब्राइट की जगह ये वाला डार्क आ जाएगा, तो भी ये बीटा बाई 2 होगा। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे ऊपर वाले बीम के रास्ते में रखते हैं या नीचे वाले बीम के रास्ते में रखते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर